बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मिशेल बुखारी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अहमद पंतोसा। आपका बहुत शुक्रिया अहमद पंतोसा साहब। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं रिनोन्ड जर्नलिस्ट और एनालिस्ट पीजे मीर साहब। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, वेरी वार्म वेलकम। आज नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकरीरी के हवाले से एक मामला जो है वो इस वक्त अटका हुआ है, या आप कह लें एक डेड लॉक जो है हमें नज़र आ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से 26 अगस्त को एक ख़त लिखा गया ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को, क्योंकि आइन के आर्टिकल 213 और 218 के मुताबिक जो मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, उनकी तकरीरी के लिए मुशावरत जो है वो वज़ीर आज़म और ऑपोजिशन लीडर की ज़रूरी होती है। उसके लिए ख़त लिखा गया, 6 नाम जो है वो तजवीज़ किए गए थे, जिसका जवाब अब ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने दिया है ख़त के ज़रिए। और इस ख़त में उन्होंने 9 नाम जो है, 6 नाम पंजाब के मेंबर के लिए और 3 नाम जो है वो केपीके के जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं उनके लिए तजवीज़ किए। 9 नाम उनकी तरफ से आए और इन नामों में जो अहम बात है, कोई भी नाम दोनों लिस्ट्स में कॉमन नहीं है। सो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि क्या एक बार फिर 2019 की तरह इस मामले में भी डेडलॉक जो है वो हमें नज़र आ रहा है, या जल्द कोई फैसला जो है वो सामने आएगा। और इसमें सबसे पहले अहमद साहब, मैं आपसे बात करूंगी। दोनों तरफ से भेजे गए नामों में किसी नाम पे इत्तेफाक जो है वो नहीं हुआ, तो ये एक बार फिर क्या फाहम तफहीम से भी तो हो सकता था ये मामला तय, ये फिर हम डेडलॉक की तरफ जा रहे हैं इतने अहम इशू के ऊपर जो नेशनल इंटरेस्ट का इशू है। देखिए जी, ये जो सारे के सारे प्रोसेसेस हैं जिसमें ये है चेयरमैन नायब है, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं, इन सब की आइन में मंशा ये है कि लीडर ऑफ द हाउस जो है वो मिलकर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ, ताकि उसके अंदर एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स नजर आए कि वो आदमी को अपॉइंट किया जाए। सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्शन कमीशन, अब इलेक्शन कमीशन के मेंबर के बारे में भी यही बात है। 3 नाम हुकूमत ने दिए थे जो कि मैं समझता हूँ बड़े मुनासिब, बड़े अच्छे नाम थे, और ऑपोजिशन को उनमें से किसी एक पर अग्री कर देना चाहिए था। इन द ब्रॉडर इंटरेस्ट एक अच्छी चीज थी। अब उन्होंने आगे से 6 नाम दे दिए, पंजाब की हम बात करें इस वक्त, और साथ साथ केपी में भी 3 दिए। अब होगा ये कि ऑफ कोर्स गवर्नमेंट एग्री नहीं करेगी अनलेस के दे कम अक्रॉस विद अ वेरी गुड नेम जिसको समझते हैं, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छे नाम दोनों साइड्स ने दिए। यहाँ पर भी इरफान कादिर साहब जैसे हैं, लेकिन आपने जो कहा ना गवर्नमेंट अब इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्यों? अगर वहां से अच्छा, एक और बात जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उन्होंने इसको रिजेक्ट नहीं किया, नामों को मुस्तरद नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि हम इसको रिव्यू कर रहे हैं। तो अगर दूसरी तरफ से भी रिव्यू कर लिया जाए इन नए नामों को, तो इसमें क्या हर्ज है? अब होगी जी इस पर सियासत, बिकॉज जब यहाँ पर दोनों साइड्स आपस में एग्री नहीं करती, तो देन इट गोज बिफोर अ पार्लियामेंट्री कमीशन। पार्लियामेंट्री कमीशन में प्रॉपर सही सियासत होगी, गवर्नमेंट के 6 वोट्स होंगे, पीपल्स पार्टी की गालिबन 3 हैं, या आई थिंक 2 हैं, 3 PMLN के हैं, और बाकी इस तरह दीगर जमात होंगे। वहां पर प्रॉपर सियासत होगी, और आपको एक और सेनेट का इलेक्शन सामने नजर आएगा जिसमें सारे एक दूसरे की तरफ रुजू करेंगे कि जी आप हमें वोट दें, फलाना दें। वेयर एज ये आइन की मंशा नहीं है कि जी यहां पर जाकर भी सियासत होकर एक आदमी को लगाएं जिसने आपके इलेक्शंस करवाने हैं। सो एसेंशियली वो 2 मुल्क के आदमी ऐसा लगाना चाह रहे हैं इलेक्शंस जो कि सबको एक्सेप्टेबल हो। वो सबको इसलिए एक्सेप्टेबल हो कि ही इज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी, तो समझ आती है, लेकिन अगर वो इसलिए एक्सेप्टेबल हो कि सबके साथ वो ठीक हो, तो मैं समझता हूँ कि इतनी अच्छी अपॉइंटमेंट नहीं समझी जाएगी। दूसरा, आपने आर्टिकल 213 और 218 की बात की थी। आइन की मंशा जो है एज फार एज द इलेक्शंस आर कंसर्न्ड अंडर द आर्टिकल 218 सब क्लॉज 3, वो ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही तब पॉसिबल सकता है जब इलेक्शन कमीशन जो है वो ही इज अबव ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ही इज बियॉन्ड रिप्रोच। अगर आप बंदा ही ऐसा लगा रहे हैं जो कि खुद अपने आप को अपॉइंटमेंट के लिए तरीकेकार ढूंढ रहा है, या सब लोगों के साथ वो जिसे कहते हैं लॉबी करेगा, तो फिर आप खुद सोच सकते हैं, वो कोई भी शख्स हो, मैं समझता हूँ इन तमाम मेंबरान को किसी को रीच आउट नहीं करना चाहिए। एंड इफ गवर्नमेंट वांट्स टू अपॉइंट समबडी, या इन कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, नाउ दुनिया की कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी ख़वातीन मर्दों के शाना बचाना, मुआशरे की तामीर और तरक्की में हिस्सा न लें। औरतों को घर की 4 दीवारी में बंद करने वाले इंसानियत के मुजरिम हैं।
कल और आज वही मोतबर अंदाज, मगर जदीद तकाजों के साथ नए चैलेंजेस। अमन हो या नामुसाइद हालात, हम रखेंगे आपको बाखबर, लम्हा ब लम्हा कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ। शामिल होंगी बुलेटिन्स में इकोनॉमिक अपडेट्स और खेल के सनसनीखेज मुकाबलों की रिपोर्ट्स, काबीना के अहम फैसले, पार्लियामेंट की कार्रवाई और आपके हलकों के अवामी नुमाइंदों से जुड़ी सरगर्मियों का अहवाल। आप रहेंगे आगाह तालीम और सेहत से मुतालिक जदीद रिसर्च और खबरों से। हम करेंगे जराइम के पीछे छुपे चेहरों को भी बेनिकाब। पीटीवी का मिशन सच जिम्मेदारी के साथ। कोरोना हो गया, सारों ने हमें प्रेशर डाला कि आप भी लॉकडाउन करें, और बड़ी हमारी ऑपोजिशन के मेंबर्स ने तनकीद की। बड़ा मुश्किल फैसला किया कि हम जो भी हो जाए हम ये पूरी तरह लॉकडाउन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे गरीब भूखे मर जाएंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान की मिसाल दी कि वो मुल्क है जिसने अपनी बेहतरीन तौर पे अपनी इकोनॉमी बचाई। अगर हम गलत फैसला कर लेते, यहाँ लोगों ने भूखे मरना था, जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकरीरी के हवाले से, और उसमें अहमद अभी मीर साहब ने ये बात की कि नेशनल कंसेंसस जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान वो नहीं है, उसका फुकदान है, ट्रस्ट डेफिसिट है। कैसे दूर किया जा सकता है और कितना ज़रूरी है इतने इम्पोर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट के इशूज़ के ऊपर इकट्ठे होना? देखिए जी, डेमोक्रेसीज़ में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न टू अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। ये पंजाब है, 5 सुहाने दरियाओं की सोनी धरती, जिसमें इश्क छठा दरिया है।
ये एक ख्वाब है, इस धरती के वारिस शाह ने हीर लिखी थी और रांझे की बंसी ने लाखों दिल जीते। ये दाता की नगरी भी है, मीठे बोलों वाले दाता, जिनके दर से कोई सवाली खाली हाथ कभी नहीं जाता। इस धरती के लोग गजब हैं, प्यार की खातिर जान भी दे देते हैं हंसकर। जिंदा दिल हैं और हंसमुख हैं, यारों के सुख इनके सुख हैं, यारों के दुख इनके दुख हैं। इनकी महफिल खाने बिन पूरी नहीं होती। दस्तरखान पे रंग बरंगे खाने चुनकर मेहमानों से खानों की तारीफें सुनकर खुश होते हैं। पेड़ों वाली मीठी लस्सी, गर्म पुलाव, साथ कहीं चौपाल में नीला सुर्ख खलाओ। दिल और दर्द के मीठे किस्से और किस्सों में प्यार बांटते दरवेशों की दरगाहें हैं। दरगाहों पर मेले ठेले, ढोल की थाप, सुरों की रेले। सब्ज दुआबे, बेले जंगल, सजे हुए यारों के दंगल। दूर कहीं रोही के दिल में पीलू पखियां, कोट मिठन में इश्क तलाशें मिलकर सखियां, जिनकी अखियों से दरिया पानी भरते हैं। पास से गुजरे ऊंटों की खुशरंग कतारें, दिखलाती हैं टीलों पर भी रेत बहारें। चक्की की कूकू में लिपटी नर्म हवाएं, दूर तरंजन में मुटियारे टप्पे गाएं। इस धरती में खेत बहुत, खलियान बहुत है। इस धरती के लोगों में दहकान बहुत है। खेत तो हर दहकान का दिल है और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत। हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत। हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। सब सुन ले, तुर्कों के दरमियान आग लगाकर किसी ने काई सिपाही पर तलवार उठाई, उन्हें आपस में लड़वा दिया हमने, तो सजा सिर्फ मौत होगी। हमें सिर्फ कुंदूज की जिंदगी चाहिए थी, मगर अब उस्मान भी सद में आ चुका है। ये हमारे खिलाफ एक और साजिश है। मकड़ियों की तरह जासूस जाल फैला रखा है उन्होंने। जो मैं चाहती हूँ वो अगर बता दो तुम, कोई उनका सुराग नहीं लगा सकता। ड्रैगोस नामी बला के मालूम होने तक पल भर के लिए भी आंख नहीं झपकाएंगे हम लोग। अगर कातिल कुंदूज हुआ तो उसके साथ मैं अपना सर भी कटवा दूंगा खातून। पंजाब में और 3 वहां दिए। सो फिर इन दोनों नामों में उनके पास ऑप्शन होगा डिस्कशन करने की। अभी भी वो 3 नाम रद्द नहीं हुए, ये 6 ऐड हो गए। हो सकता है गवर्नमेंट जब उनके साथ डिस्कशन करे ओवर दीज 6 नाउ 9 नेम्स, तो इन द एंड दे रीच अ कंक्लूजन कि ठीक है यार, जो हमने पहले नाम दिए थे
उन्हीं की हम बात कर लेते हैं। और इसमें जैसे बार बार कह रहे हो, इस लिस्ट में बहुत बहुत अच्छे नाम है। इरफान कादिर साहब हैं, राजा आमिर खान साहब जिनके हमने पहले भी एक दफा डिस्कशन की थी, एक आईजी साहब है रिटायर्ड, एसएन महबूब साहब बहुत अच्छे, एंड ऑल ऑफ देम रिटायर्ड जजेस, मुश्ताक मेहर। लेकिन एक मैं बात जरूर कहूंगा जो कि थोड़ी सी इट रिलेट्स टू माई प्रोफेशन, मैं जाती तौर पे समझता हूं कि अब इन पोजीशंस पर वी नीड यंग पीपल एंड वी डोंट नीड रिटायर्ड जजेस। देखिए, जो रिटायरमेंट के बाद गोरे का कानून और कॉन्सेप्ट है कि रिटायरमेंट मींस रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद हम जब रिक्रूटमेंट करते हैं पाकिस्तान में तो हम बुनियादी तौर पर 1 या 2 इदारे हैं जिनके तमाम लोग रखते हैं। मैं समझता हूं कि इट इज हाई टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान नाउ वेयर वी नीड टू अपॉइंट पीपल जो कि ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, यंग पीपल जिनका एक विजन है, बजाय इसके कि हम एक आदमी जिसको एक गवर्नमेंट सर्विस में या किसी जगह पर रिटायर कर दिया। हमारे यहाँ जनरल रिवाज है कि हम रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस, नो डाउट लॉ के अंदर रिक्वायरमेंट भी होती है, हुज केपेबल और उसकी प्री रिक्विजिट होती है कि शुड बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द हाई कोर्ट। लेकिन मैं समझता हूं यंग किसी नाम पर या किसी लीडिंग लॉयर, किसी लीडिंग जो भी अपने फील्ड का है उस पर अपॉइंट आप कंसेंसस करें। दूसरी बात यह कि इसको पार्लियामेंट्री कमीशन में ना जाने दें, वरना जो लोग नहीं लगेंगे वो तमाम के तमाम जो है वो डिस्कशन होने के बाद एक सियासी बहस के थी कि मीर साहब जो टोन है इस खत में हमें शहबाज शरीफ साहब की वो ज़रा सॉफ्ट लगी है, थोड़ा सा गिला भी उन्होंने किया है कि वजीर आजम की तरफ से देर से नाम आए हैं। आप समझते हैं कि शायद वो ये चाह रहे हैं कि 1-to-1 उनकी गुफ्तगू हो वजीर आजम के साथ या कोई मुलाकात हो? क्या इसका कोई इम्कान है, ऐसा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल हो सकता है और होना चाहिए। बजाय इसके कि पार्लियामेंट्री कमेटी में लॉगर हेड्स पे नहीं जाना। इमरान की कोई दुश्मनी नहीं है शहबाज के साथ, इनफैक्ट दे हैव बीन वेरी गुड फ्रेंड्स एंड अब ठीक है पॉलिटिकल डिफरेंशिएशंस हो जाते हैं, डिफरेंट इनके अपने अपने ख्यालात हो जाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, बिकॉज बोथ आर ऑन द प्लेटफॉर्म टू सर्व पाकिस्तान। शहबाज ने कितने साल सर्व किया, ठीक है, इमरान अब सर्व कर रहे हैं, इन्होंने पहले भी सर्व किया। सो द थिंग इज, अगर आप बैठोगे नहीं और टॉलरेंस नहीं दिखाओगे तो आप लॉगर हेड्स पे होगे। अब आपको यहां से भी तनकीद आएगी, उधर से गवर्नमेंट भी आपके पास तनकीद करेगी। आई थिंक ये बड़ा अच्छा आइडिया आपका कि 1-on-1 ये बैठ जाएं, एंड आई कैन टेल यू दे आर बोथ रीजनेबल पीपल। एंड यहाँ एक इशू है ऑब्वियसली, वो जो केसेस बने हैं, डोंट डिस्कस द केसेस बिकॉज केसेस आर फॉर द कोर्ट्स। आगे बढ़े। हाँ। अब वो कोर्ट में आएंगे, बिकॉज अगर आप वो डिस्कस करना शुरू कर देंगे तो फिर आप कहीं किसी कंसेंसस पे पहुंचेंगे नहीं। ये इनका जो भी होगा डिसाइड वो कोर्ट में होगा। आप एक दूसरे को एक बाला, हर चीज से बाला तर होके नेशनल इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट हैज टू बी प्रीडोमिनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी नोट पे मैं एक ब्रेक लूंगी कि पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ के अगर हम नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखें और उसको देखते हुए कंसेंसस जो है वो डेवलप करने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल में ये बहुत बेहतर होगा। और हम उम्मीद करते हैं, मीर साहब को बहुत उम्मीद है कि शायद कोई इस तरह की मुलाकात हो जाएगी, लेकिन देखते हैं कि आगे इस मामले पे क्या होता है। एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। इस ममलकत पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों को जाने के लिए, अपनी मसाजिद को जाने के लिए और दीगर इबादत के मकामात को जाने के लिए। आप किसी भी दीन, मजहब, जात या अकीदे से ताल्लुक़ रखते हों, कार्य रियासत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात जो हैं वो होने जा रहे हैं 28 अक्टूबर को, और इस वक्त जो इंतखाबी सरगर्मियां हैं वो उरूज पर हैं। इलेक्शन में आसमा जहांगीर ग्रुप और प्रोफेशनल ग्रुप मद्दे मुकाबिल हैं। एहसन भून और सरदार लतीफ़ खोसा सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं और इन इलेक्शंस में तकरीबन 3200 से ज़ायद वकला जो हैं वो वोट कास्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में कितनी अहमियत रखती है, इसका क्या
किरदार है, इसके गाज़ व मकासद क्या थे और जो प्रैक्टिकली हो रहा है वो क्या है, आज हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो अहमद, इन एसोसिएशंस के जो गाज़ व मकासद होते हैं, सबसे बड़ी एसोसिएशन है वकला की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वो है क्या? पहले तो जरा ये बताएं ना, फिर हम आगे बात करेंगे कि होता क्या है या हो क्या रहा है। देखिए जी, पाकिस्तान में ऑब्वियसली डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट रिस्पेक्टिव बार काउंसिल्स हैं प्रोविंशियल। इसी तरह पाकिस्तान के ऊपर एक लेवल पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है और इसी तरह हमारी जो सुप्रीम कोर्ट हमारी बार एसोसिएशन के साथ साथ जो प्रेसिडेंट है उसका, वो उसको लीड करता है, देन वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। इन बार एसोसिएशंस का जो काम है वो बेसिक काम ये है कि वकला की नुमाइंदगी करना, बार और बेंच के बीच जितने मामलात हैं उनको खुशउस्लूबी से हल करना, अगर वकीलों की फलाह बहबूद का कोई काम है उसको आगे लेके चलना। फिर बार काउंसिल्स भी हैं, जिस तरह बार काउंसिल है उसमें भी, बाय द वे एहसन भून साहब पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर भी हैं, उनका काम थोड़ा सा डिफरेंट है, लॉ मेकिंग, जिस तरह एक लॉयर्स की पार्लियामेंट होती है। लेकिन जो बार एसोसिएशंस हैं इनका बेसिकली ही इज द फेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स इन पाकिस्तान एंड सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान एक्ट थ्रू whosoever is the president of the bar association, supreme court bar association. So उस point of view से बड़ा important role रहा हुआ है इन सुप्रीम कोर्ट बार की पोजीशंस पर। अगर आप साबका अदवार में देखें तो आसमा जहांगीर साहबा रही हुई हैं, हामिद खान साहब रहे हुए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिगर्स रहे हुए जो कि लॉयर्स के बड़े इंपॉर्टेंट लोग रहे हुए हिस्ट्री में, जिन्होंने कोई ना कोई मार्क छोड़ा हुआ है। अब उन लोगों के थ्रू कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो, कोई अदालती मामला हो, और पाकिस्तान में इस सब जो सबसे ज्यादा इश्यूज हैं वो अदालत में ही है, जिसमें जस्टिस काजी फाइजीसा साहब का इशू है, जिसमें और बेशतर इश्यूज है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे मामला से दो चार है। तो उस एंगल से आप देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट बार की जो रिप्रेजेंटेशन हैज टू बी थ्रू द बेस्ट। हमारे साथ एहसन भून साहब हैं, मेरे ख्याल में हम उनको गुफ्तगू में शामिल करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? बड़ी गहमा गहमी हमें नजर आ रही है इन इलेक्शंस में, थोड़ा सा बताइएगा कि क्या आपको लग रहा है, क्या होने जा रहा है? देखें मशल, इलेक्शन तो इलेक्शन ही होता है और हमारा जो इलेक्टोरल कॉलेज है बड़े संजीदा लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स जो हैं वो हमेशा फैसला करते हुए बड़ा सारी चीजों को मद्देनजर रखते हैं कि कौन बंदा जो है ना वो डिलीवर कर सकता है और कौन बंदा जो है वो वकला कम्युनिटी के इन सारे इश्यूज पे कितना टाइम दे सकता है। तो मैं कैंडिडेट तो ऑप्टिमिस्टिक होता है और इसीलिए वो इलेक्शन लड़ता है। अगर कैंडिडेट को पहले दिन से ही कोई खुदा न खास्ता मायूसी हो तो वो मैं समझता हूँ कि उसके लिए वैसे ही नामुमकिन बात तो हो जाती है। तो मैं ये तवक्को करता हूँ कि हाँ, इंशाल्लाह वकला कम्युनिटी ने मेरे पे ट्रस्ट किया है, पहले भी किया है। मैं चौथी टर्म में पाकिस्तान बार काउंसिल में हूँ और जितने भी हमेशा ये हमारे कैंडिडेट्स आते रहे हैं वो पाकिस्तान बार काउंसिल के ऑलमोस्ट मेंबर रहे हैं। जब भी कभी किसी ने, विद द एक्सेप्शन ऑफ वन के मोहतरमा आसमा जहांगीर जो थी, शी वाज नॉट द मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, बाकी तकरीबन सारे के सारे कैंडिडेट, पहले ये अहमद खान साहब थे, ये मेरे मद्दे मुकाबल जो लड़ रहे हैं कैंडिडेट वो भी, और तीसरे शेख अकरम साहब जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था 2001 में प्रीवियसली और अहमद खान साहब जीत गए थे, बाकी दोनों खोसा साहब और अकरम शेख साहब आ रहे थे, तो दोनों मेंबर पाकिस्तान, तीनों मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल थे। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि तवक्को है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं पूरे मुल्क में भी कैंपेन चल रही है और सारे रिस्पांस जो है दोस्तों का बहुत बेहतर है। इंटरप्शन के लिए सॉरी, लेकिन आपसे एहसन साहब, अहमद पंसाता भी हमारे साथ मौजूद है, वो भी आपसे बात करना चाहेंगे। जी सर, मैं आपसे सर सवाल मेरा बेसिकली ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, जिस तरह आपने अभी बताया, और बड़े बड़े नाम साबका अदवार में इस मनसब पर फायज रहे हैं। सर, क्या ऐसा डिफरेंट आप करेंगे बाकी सदूर से जो पहले रहे हुए हैं, जो कि आपको डिफरेंशिएट करते हैं, और आपके मैनिफेस्टो में वो कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर एटलीस्ट मैं एज एन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट इस चीज को सोचने में मजबूर हूं कि जी मुझे एहसन भून साहब को वोट देना चाहिए? मैं इसमें अहमद, सबसे बड़ी जो बात है ना, मैं बिलीव करता हूँ, मैंने माजी में देखा है कि हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बाज़ औक़ात मसलहतों का शिकार हो जाते हैं और वो पॉपुलर वेव पे इलेक्शन करते हैं और पॉपुलर वेव को हासिल करने के लिए और उन्हीं बेसिस पे वो सम टाइम जुडिशरी को भी, आपने देखा मौजूदा इश्यूज के हवाले से मैंने बिल्कुल सीधी सी बात की और बिल्कुल खोल के हिस्ट्री जो है वो सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे रखी कि बात यह है कि हमें यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी चाहिए, हमें सीनियरिटी का प्रिंसिपल देखना चाहिए, लेकिन
आपका ये नहीं है कि आप पहले आपने देखा कि सबसे पहले अल जहाज ट्रस्ट केस को वायलेट किया जनाब इफ्तिखार मोहम्मद शौरी साहब ने, कि आपने शाहजहां जो सीनियर मोस्ट थे उनकी जगह पे आपने लगा दिया केपीके के दोनों जजेस को, एंड ही वाज द ओनली वन जिन्होंने रिजाइन किया। इसी तरह आपने सीनियरिटी का प्रिंसिपल वायलेट किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, नीचे जो सीनियर थे रियाज साहब उनको सुपरसीड करके काफी साहब को लगा दिया। आपने वायलेट किया सिंध में गुलजार साहब थे जूनियर और अनवर जमाली साहब थे, और आपने नसीर आलम साहब को वहाँ रखा और इनको ऊपर ले। बहुत शुक्रिया एहसन हुन साहब आपके वक्त के लिए, थैंक यू वेरी मच। बड़ा उनका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट था और काफी पूरी उम्मीद है। लेकिन लॉयर्स के हवाले से मीर साहब आप कुछ बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले, तो मैं चाहूंगी कि वो आप ही अपनी जुबान से अदा कीजिए। मैं फर्म हूँ इस चीज के ऊपर, ये लॉयर्स के बार्स के जो मर्जी इलेक्शंस हो जाए, जो मर्जी इलेक्शन का नाम ले लो, और भाई जब तक तुम आवाम की खिदमत नहीं करोगे, हम लॉयर की बात कर रहे हैं, यहाँ कई ऐसे लॉयर्स हैं गरीब घुटकी से पता नहीं कहाँ से आते हैं, और वो बेचारे इधर आके एडजमेंट हो जाती है, उनके पास घर जाने के पैसे कोई नहीं है, मैंने अपनी जेब से लोगों को दिए। अब द क्वेश्चन इज, ये गरीब लोग कहाँ जाएं? आपका यहाँ सबसे बड़ा पटवारी कल्चर है, आपका थाना कल्चर है, आपका उसके बाद कब्जा माफिया है, ठीक है, आपने इसको ठीक करना है, और ये सारे कोर्ट रिलेटेड है। कौन करेगा ठीक? ये जो एसोसिएशंस हैं, इनका इसमें क्या किरदार है? ठीक करने में या खराब करने में? एहसन इज अ गुड पर्सन, ही इज बीन ऑन माय शोज मेनी अ टाइम्स, एंड ये एक ऐसा इंसान है जो कि ऑब्जेक्टिविटी एंड पॉजिटिविटी की बात करते हैं, सो इट्स अ गुड थिंग। बट जब आप आ जाएंगे उस वक्त सिनारियो चेंज हो जाता है, आपने इंप्लीमेंट करना है, आपने उन लॉयर्स को पकड़ना है जो कि एक स्टिग्मा है ऑन गुड लॉयर्स। We need to catch them. Black sheeps. Yes, we need to catch the black sheeps. Everywhere. And it's everywhere. It's everywhere. तो मैं समझता हूँ इनके डोमेन के अंदर जब बात आती है, बार्स के अंदर, जैसे अहमद कह रहे हैं, हर बार का एक अपना एक डोमेन है, उस डोमेन के अंदर सबसे पहले इस गरीब का सोचो। ये गरीब की कोई रास नहीं है, वो कहाँ जा सकता है वो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हमें ये चाहिए, ये लॉयर्स एक तो गरीब के लिए कम करें पैसे, इनके लिए इतने ना लगाएं। क्यों अहमद, am I right or not? और इसके लिए हमें ये चाहिए कि यार हम पैसे तो हम कमा लेंगे, आपके पास बड़ी बड़ी मछलियां आ जाएंगी, इस गरीब आदमी के लिए कोई नहीं है। तो हमें चाहिए कि इस गरीब आदमी का यहाँ, हम जो कहते हैं ना सियासी कारकुनों को, ओ गरीब ये करो, हमें यहाँ चाहिए सबसे पहले। अहमद, शुरू में मैंने आपसे सवाल किया था कि अगराज़ व मकासद जो हैं वो क्या हैं इनके। आपको लगता है कि मकासद और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो मुख्तलिफ हैं? देखिए जी, किसी हद तक बात दुरुस्त भी है, और मैं उससे देखिए एक साइड में लॉयर्स की ज़रूर हाईलाइट करना चाहता हूँ। लॉयर्स पाकिस्तान के वाहिद वो इदारा है जो हमारा अदालतों में और स्पेशली वकला का, जिनके इलेक्शंस पिछले 47 साल से टाइम पर हो रहे हैं। मार्शल लॉ दौर में भी टाइम पर हुए हैं, उसके बाद भी टाइम पर हुए, और टाइम पर अपना बंदा इलेक्ट करके लाते हैं, और आज तक कभी इलेक्शन पर ये हर्फ नहीं आया कि ये शख्स जो है कोई धांधली या किसी और तरह से। सो वी आर, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे आर टू डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनको प्रॉपर्ली इलेक्ट किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, जो मीर साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल बात इस हद तक दुरुस्त है कि जो एक गरीब आदमी पाकिस्तान में जिसको मुकदमे के अंदर इन्वॉल्व कर लिया जाता है, ख्वाह वो फौजदारी हो या वो सिविल मुकदमा हो, उसके लिए बड़ी मुश्किल है सबसे पहले एक वकील को अफोर्ड करना, और जब अगर अफोर्ड कर भी लेता है तो उसके बाद जो हमारा निज़ाम अदल है उसके अंदर, उसको हमारे यहाँ बहुत सारे लोग उसको निज़ाम दलदल कहते हैं, कि जब आप घुसते हैं तो आप घुसते 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 चले जाते हैं। इवन इफ यू आर एबल टू विन अ केस, इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट तक जाते हुए, मैंने खुद जब वकालत शुरू की है तो कुछ ऐसे केसेस किए जो मेरे से भी 15-15 साल पहले से चल रहे थे। यहाँ पर सिर्फ लॉयर्स का मैं समझता हूँ प्रॉब्लम नहीं, लॉयर्स बिल्कुल एडजर्नमेंट्स लेते हैं, जिसको हम सब, मेरे ख्याल में साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, शायद कोई एतराज है आपकी बात पे। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो हमारी अदलिया का भी है। हमारे यहाँ जजेस जो हैं वो बड़ा कन्वीनियंटली जो एक गरीब आदमी का या जो एक छोटे आदमी का केस है उसको नहीं सुनते, वेराज हमारे यहाँ एक रिवाज है वुज़रा आज़म के केसेस सुनने का, हमारे यहाँ रिवाज है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुनने का। आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग कर दें, लेकिन जब तक डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस गरीब आदमी तक नहीं जाएगी, किसी आदमी का निज़ाम अदल के अंदर किसी तरह वो अपना इन्वेस्ट नहीं कर सकता, या वो ये नहीं कह सकता कि आई विल रिपोज माई कॉन्फिडेंस इन दिस। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इस हद तक मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूं। And we need to set up speedy courts. ये बात सही कर रहे हैं। ये आपके जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं,
प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट, ऑपोजिशन, इसको साइड पे रखो। इसके लिए जो आम गरीब आदमी है, इसके लिए स्पीडी जस्टिस हमें चाहिए, क्योंकि इसको नहीं दोगे, इसके पास खाने को पैसे नहीं है, इसके पास कुछ भी नहीं है, वो बेचारा पता नहीं क्या रो रो के आता है। मेरे पास तो हजारों रो रो के आए, खुदा की कसम मुझे रोना आ जाता है कि यार देखो ये हम कर क्या रहे हैं इन लोगों के साथ। फिर हम कहते हैं गरीब गरीब, व्हाट गरीब, ये गरीब का सारा ये ड्रामा है। हर गवर्नमेंट, हर ऑपोजिशन गरीब गरीब लगी हुई है यार। इसमें तो पूरे सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, रिफॉर्म्स की जरूरत। रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं लेकिन रिफॉर्म्स उस तरह से देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं अपनी एग्जांपल से, बल्कि इससे पहले जो मैं व्हेन आई वाज एट अ चैनल और हम टॉक शो भी करते थे, उसका नाम भी जंजीर अदल था, और वो हम करते ही बेसिकली इसलिए था कि गरीब को इंसाफ तक लेके जाएं। लेकिन वो जो ट्रांजिशन है ना गरीब के लिए फ्रॉम स्क्रैच टू इंसाफ, वो इस मुल्क में बहुत मुश्किल है। और इस मुल्क के साबका वज़ीर आज़म ने खुद ये मुंह से, बल्कि हमारे प्रेजेंट वजीर आजम ने कहा हुआ है कि ये आदमी तो ये चैलेंज ही नहीं कर सकता क्योंकि इंसाफ महंगा ही पड़ा है। और इंसाफ महंगे होने का मतलब ये है कि लॉयर अफोर्ड करना, फिर उस हद तक जाना, ट्रैवल करना इस्लामाबाद तक, ये सारे इन सब चीजों को आपको सब्सिडाइज करना पड़ेगा, इन सब चीजों को आपको एक आम आदमी की रीच में लाना पड़ेगा। अगर आप ये समझते रहे कि जी इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल्स करके और ये फिनेस ऑफ लॉ डिस्कस करके तो बड़ी अच्छी हम बातें करेंगे। पॉलिटिक्स है और जो पॉलिटिकल एजेंडाज हैं ग्रुप्स के, अभी आप इलेक्शंस में भी देख लें तो सबको पता है ये कितना बड़ा हर्डल है इंसाफ की फराहमी में या वकला की बेहतरी में। देखिए, मैं ये जो वकला की पॉलिटिक्स है ये तो किसी हद तक उसको रिफाइन नहीं करती है, बट ये भी अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत महंगी सियासत हो रही है। ये उस तरह की सियासत नहीं रही जिसको एक जमाने में कोई भी लड़ सकता था। अब अगर आपने वकीलों का इलेक्शन लड़ना है तो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव इलेक्शन। बज़ाहिर तो वहां पर नेशनल असेंबली की तरह 10-15 लाख का बजट लिखा हुआ है, बट आई नो इट फॉर अ फैक्ट इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट इलेक्शन। तो ऑटोमेटिकली मैं तो इस मुल्क के जो निज़ाम, आप समझ लें जो इलेक्शन का निज़ाम है, किसी भी लेट से वो बॉडी का है कुछ है, उसके इसलिए बुनियादी तौर पर खिलाफ हूं क्योंकि वो लड़ने के लिए कुछ लोग ही लड़ सकते हैं। लेट्स से अगर मेरे सामने कोई आदमी एमएनए के लिए खड़ा हुआ और 15 करोड़ रुपए इस्तेमाल कर रहा है, मैं उससे कैसे इलेक्शन लड़ सकता हूं, मैं जितना अच्छी मर्जी अच्छा पॉपुलर हो। सिमिलरली वकला का, सो ऑफ कोर्स वो हिंड्रेंस है जस्टिस में। अगर एक आम पॉपुलर ऑर्डिनरी आदमी आना चाहता है हुज नॉट गॉट डीप पॉकेट्स, तो वो बिल्कुल उस जगह पर नहीं इलेक्ट हो सकता। लेकिन साथ साथ जो इसका निजाम टाइमली इलेक्शंस और हमारा एक उसके ऊपर एतमाद है वकला का, उसकी वजह से रिप्रेजेंटेशन तो अच्छी ही आती है, किसी एक ग्रुप से आती है, बट आगे आके फैक्टर्स बहुत सारे आ जाते हैं ना जी। अब मैं आपको जुडिशरी की एग्जांपल आपको दी है। अब हमारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है, इट इज फिल्ड अप विद पॉलिटिकल केसेस। अगर आप वहां पर आके पूछें जी आज मेरे इंतकाल का ये पटवारी कल्चर से रिलेटेड केस है, वो कहेंगे जी इसको एडजर्न कर देते हैं, इसको फिर 2 महीने बाद सुनते हैं। लेकिन क्या होता है जी, अच्छा ये किसी बड़ी कंपनी का केस है, इसको डे टू डे सुनते हैं जी। Why can't we adjourn that case and start hearing this गरीब आदमी case and tell them and give a message कि यार हम इस आदमी के लिए वहां बैठे हुए हैं। ये है वो जिसकी वजह से बहुत जरूरत होती है, क्योंकि उसके पास वकला भी बेचारे के पास बड़े बेसिक होते हैं जिनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, और बड़े बड़े वकला कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में आते हैं। कोर्ट्स आर नॉट मेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, कोर्ट्स आर मेंट फॉर दिस डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। बड़ा मुश्किल होता है जब आप बात करते हैं। तो मीर साहब, पॉलिटिकल एजेंडाज ये कितनी बड़ी रुकावट है? देखिए, अभी इन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी कि अब वकला, उनको एक लिमिट है कि आपने इतने पैसे खर्चने हैं। अब वो आ रहा है मेन स्ट्रीम के अंदर पैसा लगा के, ठीक है, आपका सियासतदान भी यही कर रहा है। ये इलेक्शन कमीशन का काम है, पकड़ो इनको, जो मर्जी हो आप उनको पकड़ो। इमरान खान इज इन फेवर ऑफ इट। आप पकड़ो जो पैसा अननेसेसरी लगा रहा है, जो कि इलेक्शन कमीशन ने जिसको कहा हुआ है कि इतने आपने लगाने, उससे ज्यादा लगा रहा है, पकड़ो। खुलेआम लगा रहा है, सबको मालूम है कि कौन क्या आपने पहले क्वेश्चन किया था कि करेगा कौन, ये हम कर सकते। यू नीड ऑनेस्ट पीपल, यू नीड वो लोग कि जिनका कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ एक एजेंडा है, इस मुल्क की सर्विस करो। आपको बताऊं, मैं आपको हिस्ट्री बताता हूं। एक खवातीन है कराची में, जीनत रशीद, अच्छा, इनके वालिद थे अब्दुल रशीद, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो शाम को कायदे आजम के साथ ये चाय पिया करते थे। अच्छा, तो इन्होंने आया एक दिन, कहा कि मिस्टर जिना, आई वोटेड 4 times फॉर यू। तो जिना ने कहा कि हाउ डिड यू डू इट? उसने कहा फर्स्ट आई वेंट, आई वोर अ साड़ी, देन आई वोर अ शलवार कमीज, देन आई वोर अ दुपट्टा, एंड दैट्स हाउ आई डिड इट। यू नो व्हाट ही सेड? उसका बाप बैठा हुआ था अब्दुल रशीद, उन्होंने कहा ये वोट वापस करो, मुझे कोई गवर्नर जनरल बनने का इस तरह ऐसे वोटों का शौक नहीं है। ये होती है इंटीग्रिटी, ये होती है वो चीज कि हमें लोगों को बतानी चाहिए। 4 वोट जो मर्जी हो, लेकिन ये था मोहम्मद अली जिन्ना। तो अगर हम इनके एग्जाम्पल्स देते हैं तो फिर हम क्यों नहीं करते?
मुझे बताएं ना क्यों नहीं करते? कफन की कोई जेब है? बताएं अहमद, क्यों नहीं करते? नहीं, ये बिल्कुल बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट है जी, और ये पाकिस्तान की किसी भी फॉर्म ऑफ सियासत में या किसी भी लेवल पर, मैं तो आई कैन टॉक अबाउट लॉयर्स, उसमें ऑफ कोर्स जब आप एक सर्टेन क्लास को लिमिट कर देते हैं कि यही 10-15 लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो ये तो इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी धांधली है। लेकिन आगे बेशक इलेक्शन का ठीक हो जाना, जितना मर्जी ठीक होना या ना होना, इतना मटीरियल इंपॉर्टेंट नहीं रहता। यही प्रॉब्लम हमारी मेन स्ट्रीम सियासत में है, नेशनल असेंबली की सियासत में, प्रोविंशियल असेंबली की सियासत में। एक गरीब आदमी अनलेस कि वो बहुत ही पॉपुलर हो अपने एरिया से, आप कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं? अगर मेरा अपोनेंट जो है वो क्रूजर्स और मर्सिडीज पे इलेक्शन लड़ रहा है, तो डू यू थिंक मैं साइकिलों पर, मोटरसाइकिल्स पर निकल के जाके उसके साथ इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता हूं? नो, अवाम भी उसी को पसंद करती है, और ये अनफॉर्चुनेट है बड़ा पाकिस्तान में। लेकिन रिप्रेजेंटेशन सही लाने के लिए, जिस तरह इंग्लैंड, इंडिया में तो मूवमेंट शुरू हो गई आम जनता पार्टी वाली, पाकिस्तान में भी ये चीज इवेंचुअली आएगी। और ये इमरान खान साहब जब आए थे सियासत में, इनका बेसिक मंशूर भी ये था कि एक आम आदमी शुड बी मेड रेलेवेंट। अब यहां पर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पीपल विद डीप पॉकेट्स, अमेरिकन सदर से लेके यहां तक बात सारी डीप पॉकेट्स की ही हो रही है, तो जो डीप पॉकेट्स वाला आदमी है वो ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंटल होता है। लेकिन ऑफ कोर्स कमिंग बैक टू आवर टॉपिक जो कि इनका वकला की सियासत का है, मैं समझता हूं हमारे दोनों कैंडिडेट्स दोनों काबिल एहतराम हैं, लेकिन हमने भी एहसन बून साहब से बात की है। आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन हिम। मतलब ही इज बीन जज ऑफ द हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के जज भी रहे हुए हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर भी रहे हुए हैं, पंजाब बार काउंसिल के मेंबर रहे हुए हैं, और बेशतर जो वकला के ओहदे हैं उन पर रहे हुए हैं, एंड ही इज डन अ वेरी वेरी गुड जॉब। आई होप कि ये हमें एक प्रॉपर एबली रिप्रेजेंट कर सके। और जो भी वो बात कर रहे थे, जिस टाइम पे हमारी उनसे जो लास्ट बात हो रही थी, वो बात कर रहे थे सीनियरिटी की और मेरिट की, कि जो सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट है जजेस की, वो सीनियरिटी की बेसिस पे सिर्फ नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी सीनियरिटी कम फिटनेस, कि आदमी बेहतर भी हो। इस तरह तो एक डेट ऑफ बर्थ दे के बंदा अपॉइंट कर दे, ये भी स्टैंड इनका था, जो एज अपोज टू दैट एक स्टैंड लिया हुआ था दूसरी साइड ने, जो कि हमारे इनके अपोजिंग कैंडिडेट है, कि जो आदमी सीनियर है आप उसको लगा दें। सो बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, जो कॉम्पिटेंट आदमी है, जो सही आदमी है, ही शुड गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये उस पर भी इनका बड़ा अच्छा और प्रिंसिपल स्टांस है। मीर साहब, बार और बेंच में जो हम रिफ्ट देखते हैं, और आजकल भी बहुत सारे मामला में वो नजर आ रही है, अभी गुज़श्ता दिनों जिस तरह से एहतजाज हो रहा था वकला का, ये इसमें ये जो एसोसिएशन है, ये कैसे बेहतरी ला सकती है, या एसोसिएशन की भी कुछ जिम्मेदारी या कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से ये रिफ्ट जो है बढ़ी? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जो ये एसोसिएशंस हैं, बार्स हैं, मैं समझता हूँ जो कि इनके इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स हों, कोई भी हो, सेक्रेटरीज एंड मेंबर्स, इनको चाहिए टू कीप कंट्रोल ऑफ द लॉयर्स। They should not be out on the streets. Remember one thing, ये जो lawyers सड़कों पे जाते हैं, don't forget they're being paid to attend the courts. ये वहाँ नहीं जाते। क्यों? आपने लोगों से पैसे दिए, आपका काम कोर्ट्स के अंदर है, रोड के ऊपर नहीं है आपका काम। आप जाते हैं, जुलूस करते थे। वो गरीब आदमी जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, वो बेचारा सड़ रहा है आके बैठ के, पता नहीं मेरा लॉयर कब आएगा, मैं क्या करूँगा, क्या कर। देखो, आप कभी इन गरीबों को देख लो बैठ के, मिशेल आपको रोना आ जाएगा कि हम करते क्या इन गरीबों के साथ। हमें इन गरीबों को सपोर्ट करनी है, और यही मैं कहूंगा, जो मर्जी इलेक्ट होके आ जाए, जो मर्जी एक बार के अंदर आ जाए, इसका फर्ज है, इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने वकला जितने भी हैं, इनको कहो तुम किसके नुमाइंदे हो, तुम इन अवाम के नुमाइंदे हो। अगर ये नहीं है तो फिर तुम कौन हो? अमीर तो आपको मिल जाएगा, ये इनको कौन मिलेगा? एंड दैट इज द क्रक्स क्वेश्चन व्हिच नीड्स टू बी रेज्ड बाय द बार। ये मैं इनसे इस हद तक इस पे थोड़ा सा इख्तलाफ भी करूंगा, और इस हद तक एग्री करूंगा कि जिसका आपने ब्रीफ पकड़ा है, अमीर हो गरीब हो, ऑफ कोर्स गरीब का ज्यादा आप राइट है, उसमें आप पेश जरूर हो। उस मकसद को छोड़ के आप किसी भी और मकसद को परस्यू नहीं कर सकते, बिकॉज दैट्स अ कंट्रैक्चुअल ड्यूटी जिसकी आपने पैसे लिए हुए। लेकिन साथ साथ बार एसोसिएशंस के और बहुत सारे रोल्स हैं इस मुल्क में। जितनी दफा आमिर को भगाया गया है, उसमें बार एसोसिएशंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ख्वाह वो जनरल मुशर्रफ हो, ज़ियाउल हक हो, कोई भी हो। उसके साथ साथ जब भी कभी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज हुई है इस मुल्क में, बार एसोसिएशंस हैव बीन एट द एट द टॉप, और सबसे आगे रह के उन्होंने इसको रेजिस्ट किया है। दे हैव बीन वेरी रेजिलिएंट। तो लॉयर्स का एक वो साइड भी है, वो रोल भी है जिसपे उनको सड़कों पे आना पड़ता है। लेकिन उस सड़क पे आने के लिए साथ साथ ये बैलेंस जरूर रखना चाहिए कि अदालत में आपका केस कॉल हो रहा हो और उधर आप सड़क पे हो। हाँ, अगर तो कुछ स्ट्राइक कॉल हुई है जिस पर उस दिन केस फिक्स नहीं हो रहा, तो फिर तो बात समझ आती है। बट आपकी ड्यूटी टू प्रोटेस्ट इज नॉट ग्रेटर देन योर ड्यूटी टू रिप्रेजेंट दैट पर्सन, जो कि अदालत में आपका इंतजार कर रहा है, वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, वो ड्यूटी उस चीज को ओवरशैडो कर जाती है। नंबर 1, इन्होंने बात की है आमिर को। वो आमिर को तो लाने वाले कोर्ट्स हैं, रेटिफाई कर देते हैं उसको। लॉयर्स नॉट कोर्ट्स सर, कोर्ट्स के तो हम बात से कह रहे हैं। किस जज? मैं नाम ले लूं जज का? नो नो नो, हम सेइंग लॉयर्स, नॉट जजेस। हम तो लॉयर्स की बात कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज,
ये एक ही इदारा है ना, इदारा तो एक ही है, जज हो गया, लॉयर हो गया, प्रोसिक्यूटर हो गया, डिफेंस हो गया, लोग तो एक ही हैं। सो द क्वेश्चन हियर अराइजेस, हर इदारे को अपने डोमेन में काम करो and don't do something which is wrong. लेकिन ये जो माफियाज की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, आप इसको भी देखिए ना, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। just to explain that, हमारे, मैं इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। लॉयर्स और जुडिशरी, देखें जुडिशरी तो ऑफ कोर्स लॉयर्स में से लोगों को अपॉइंट किया जाता है और सर्विस में से भी लोग आते हैं जो कि सेशन जजेस वगैरह होते हैं। हम तो खुद उन तमाम जजेस के खिलाफ रहे हुए हैं जिन्होंने मार्शल लॉज को लेजिटिमाइज किया, जिसमें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब थे। उनके लिए लड़ाई भी की, लेकिन उसकी उस जजमेंट को अपोज भी किया। बाद में डोगर साहब की कोर्ट थी, उसको भी अपोज किया। उसमें तमाम वकला बाहर निकले एंड एन मास निकले बाहर। एज फार एज द लॉयर्स आर कंसर्न, जिसको मैं एटलीस्ट बैठ के रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिनकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने हमेशा डेमोक्रेसी का साथ दिया है। इस मुल्क में अदलिया की हिस्ट्री बिल्कुल अच्छी नहीं रही हुई, उससे हम अग्री करते हैं, बट 2007 से पहले की अदलिया और 2007 के बाद की अदलिया में बड़ा बेसिक फर्क है। ऑफ कोर्स इंप्रूवमेंट्स तो आ रही हैं, लेकिन जहां जहां मार्शल लॉज को लेजिटिमाइज किया गया है, जहां जहां किसी गलत फैसले को लेजिटिमाइज किया गया है, वकला सड़कों पे आए हैं, आके उसको टूथ नेल अपोज किया है, आज भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो कि चूंकि नेशनल टेलीविजन पे बैठे नाम लेंगे तो हो सकता है कल ब्लैकआउट हो जाए, लेकिन उनको हमने अपोज किया है, चाहे वो किसी जज का फैसला हो, खा वो कॉन्स्टिट्यूशन का फैसला हो, खा वो किसी को एक्सटेंशन देने का फैसला हो, उस सब फैसलों को आके अदालतों ने, सॉरी वकला ने सड़कों पर अपोज किया है। आयशा मलिक, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का जो मामला था, उसमें बार काउंसिल को उसके साथ जोड़ा जा रहा है, कितना किरदार उसमें? देखिए, उसमें मैं आपको बताता हूँ, आयशा मलिक साहिबा जो है ना, वो हाई कोर्ट की बड़ी अच्छी हमारी जज है, हम उनके आगे पेश भी होते हैं। शी इज अ वंडरफुल वुमन एंड एट द सेम टाइम अ वेरी गुड जज। प्रॉब्लम ये है कि बार एसोसिएशंस की जो इस वक्त लीडरशिप है, उन्होंने एक प्रिंसिपल स्टांस लिया हुआ है कि हमने सीनियरिटी के प्रिंसिपल को सपोर्ट करना है। इसके ऊपर लॉयर्स में बहुत एक ड्रिफ्ट भी है, जिस तरह एस एन भून साहब का जो ग्रुप है वो उसको डिफरेंटली बिलीव करता है। हामिद खान साहब का ग्रुप, जिनके नुमाइंदे लतीफ खोसा साहब हैं, उनका व्यू ये है कि ये सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो है वही फॉलो होना चाहिए और जो सीनियर मोस्ट हो वो ऊपर चला जाना चाहिए। इस चीज का स्प्लिट है। चूंकि बार एसोसिएशन इस वक्त उनसे डोमिनेट कर रही हैं, तो उन्होंने इस पर स्टांस लिया। उन्होंने कहा चूंकि हमने बाकी के ऊपर ये व्यू लिया है, तो जस्ट बिकॉज शी इज अ फीमेल जज हम ये व्यू चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इन डूइंग सो एक बड़ा ग्रेट लॉस है कि इट वुड हैव बीन द फर्स्ट लेडी जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बट वो इस प्रिंसिपल की उनकी एक लड़ाई है जिस पर वो लड़ रहे हैं। अब उसके पीछे क्या और मुहर्रिकात हैं उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, बट एज फार एज आई नो वो बेसिकली प्रिंसिपल की ही। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अहमद पंसौता आपका, और पीजे मीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़िन, देखना ये कि 28 अक्टूबर को ये इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और आज इस मौजू का इंतखाब करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आम आदमी जो है, हर दूसरा आदमी, वो किसी न किसी सूरत में या कभी ना कभी उसका वास्ता जो है वो वकला से पड़ता है। सो जब तक वकला के मामलात, उनकी जिम्मेदारियां उस तरह से ठीक नहीं होंगी, उनके हालात ठीक नहीं होंगे, मेरे ख्याल में आम आदमी तक इंसाफ की जो रसाई है वो भी उस तरह से नहीं हो सकेगी जैसे होनी चाहिए। सो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा शख्स मुंतखब होकर आए जो कि बार एसोसिएशंस को बेहतर तरीके से चला सके। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म होता है। मिशेल बुखारी को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।